हाँ भाई बच्चों आ गए। CFTI CFTI बस गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। चलो भाई आगे सब लोग स्टार्ट करें फिर। तो पिछली क्लास तक हम लोगों ने काफी कुछ एनर्जीज के बारे में पढ़ लिए थे, तो अभी कुछ हमारी इंपॉर्टेंट एनर्जीज बची हैं। फिर क्वेश्चंस तो हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे, जिसमें हम लोगों को पता लगता रहेगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देख लिया कि हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट के साइड में जो हम लोग पूरा उसको एटम से लेकर के पूरा फॉर्मेशन, जब बॉन्ड एनर्जी और एटमाइजेशन दिया होता है तब हमें क्या करना होता है, रिएक्टेंट की साइड का पूरा सब कुछ ब्रेक कर देना है, प्रोडक्ट की साइड का पूरा ब्रेक कर देना है, और रिएक्टेंट की साइड में से प्रोडक्ट वाली चीज आपको माइनस कर देनी है। ये तो हम लोग करते हैं। तो इस चीज को हम लोगों ने आगे कुछ क्वेश्चंस भी करें और आगे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कुछ चीजें तो छोटे मोटे आपके कई डाउट होंगे जो आपके माइंड में अभी भी चल रहे होंगे, कंफ्यूजन हो सकती हैं, वो धीरे धीरे आगे क्वेश्चंस के साथ साथ आते आते वो भी चीजें क्लियर होती जाएंगी, है ना। ये चैप्टर है ही ऐसा। कई बार हम लोगों को इस पॉइंट पर एक डाउट आया जो मुझे क्लियर नहीं हुआ कि हाँ ये कैसे हुआ, समझ में नहीं आया, मतलब लॉजिक ही समझ में नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे तो वो चीजें अपने आप ही, आधी चीजें तो अपने आप ही कवर होती जाएंगी। फिर भी अगर कुछ नहीं होगा तो उस पर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला जो है दैट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन की हीट क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी बोल सकते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी बोल सकते हैं, बात एक ही है ना। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोल लो या फिर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोल लो, बात एक ही है। चलो, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पे आते हैं। ये है क्या? तो न्यूट्रलाइजेशन के नाम से समझ में आ रहा है कि आपको एक किसी चीज को न्यूट्रल करना है। हाँ भाई, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? जब एक एसिड और बेस रिएक्शन करके न्यूट्रल रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, तो उसमें जो हीट रिलीज होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो आप इसमें वैसे अभी मोल वोल मत लिखो, डेफिनेशन वगैरह कुछ मत लिखो, मैं वैसे समझा दूंगा आपको। जैसे मान लो मैंने क्या किया, HCl प्लस NaOH को रिएक्ट करवाया और क्या बनेगा? NaCl प्लस वाटर। इसके लिए जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन या डेल्टा H रिएक्शन हम कह सकते हैं, तो वो कितनी आई? वो आई आपकी माइनस का 13.6 किलो कैलोरी पर मोल।
डेटा याद करना है कि नहीं करना उस पर मैं आता हूं, अभी बताऊंगा। जैसे मैंने ले लिया HBr प्लस KOH, क्या बना KBr प्लस वाटर, फिर से डेल्टा H नॉट न्यूट्रलाइजेशन, अगेन दिस इज माइनस का 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। फिर मैंने कहा अगली रिएक्शन करवाते हैं, मैंने एक और रिएक्शन करवा दी, HNO3 प्लस NaOH ले लिया, फिर से आपको समझ में आया NaNO3 बनेगा प्लस वाटर बनेगा, तो डेल्टा H नॉट न्यूट्रलाइजेशन अगेन माइनस 13.7 किलो कैलोरी। लोगों के समझ नहीं आ रहा था एक्चुअल में, हर बार आप कोई सा भी एसिड ले लो, कोई सा भी बेस कॉम्बिनेशन ले लो, डेल्टा H नॉट न्यूट्रलाइजेशन माइनस 13.6, सॉरी माइनस 13.7, एग्जैक्टली यही होता है, शायद 13.7 ही होता है, माइनस का 13.7 किलो कैलोरी होता है, जूल नहीं होता, किलो कैलोरी पर मोल, है ना। तो माइनस का 13.7 किलो कैलोरी पर मोल हर बार हीट रिलीज हो रही थी। यार ये बात डाइजेस्ट तो नहीं हो रही थी कि एक्चुअल में ऐसा हो क्या रहा है इसके अंदर कि सब किसी में, लेकिन बाद में हमने एक चीज दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया, अब सुनो जरा, मैं एक और चीज लेता हूं। मैंने कहा CH3COOH प्लस NaOH, क्या ले लिया CH3COONA प्लस वाटर, डेल्टा H नॉट रिएक्शन जो है जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन भी बोल रहे हैं, वो आपका फिर से माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर मोल आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं इस बार। लॉजिक समझ में आ चुका था लोगों के, और शायद तुम्हारे भी लॉजिक समझ में आ गया होगा। क्या लॉजिक समझ में आया, जल्दी से बोलो। क्या एनालाइज किया आपने इन 4 डेटा को यूज करते हुए, क्या चीज आपके दिमाग में आई, जरा बोलो तो। हाँ, एक बच्चे ने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कुछ कंसेप्ट चल रहा है, क्योंकि भाई ऊपर वाले में तो 3 स्ट्रॉन्ग एसिड, तीनों वाले में जो कॉम्बिनेशन लिए हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं। नहीं, एसिड और बेस तो ठीक है, एसिड बेस तो बेटा यहां पे भी है ना, ये भी एसिड है ये भी बेस है, तो एसिड बेस तो यहां पर भी रिएक्ट कर रहे थे, तो एसिड बेस जब यहां भी कर रहे हैं तो यहां भी माइनस 13.7 किलो कैलोरी रिलीज होनी चाहिए थी, है ना, लेकिन नहीं हुई ना। यही तो चीज एनालाइज करी हमने एनालाइज किया हमने ये किया कि यार ये क्या चक्कर क्या है। तो फिर देखा ये जो 3 रिएक्शन आपने ऊपर लिखी है ना, दिस रिएक्शन इज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन थी, बात समझ में आई कि नहीं आई। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन थी, ये वैसी नहीं थी। और ये वाला जो था दिस इज विद वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये इसकी रिएक्शन थी। तो ऑब्वियस इसका मतलब यह हुआ कि जब जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कराओगे, आपकी डेल्टा H नॉट रिएक्शन कह दूं या डेल्टा H नॉट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह दूं, तीनों की वैल्यू हर बार दोनों की वैल्यू माइनस 13.7 किलो कैलोरी आएगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा जी, अब आपको लॉजिक समझ में आ गया कि जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो माइनस 13.7, और नहीं लिया तो मुझे क्या पता, बड़ी भी हो सकती छोटी भी हो सकती, वो तो बाद में बात करेंगे। ओके, एक और डेटा सामने आया, एक और डेटा। मैं डेटा को एनालाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं रटाने की बजाय। मैं डेफिनेशन भी रटा सकता था, लेकिन वो आप आधे तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाते, सर हो क्या रहा है। इसलिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे, चौथा ये लिख दिया, एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आपका आधा काम उससे समझ में आ जाएगा। अगली बात मैंने लिखी H2SO4 CaOH का होल ट्वाइस, इससे क्या बना CaSO4 प्लस 2H2O। फिर मैंने एक और रिएक्शन लिखी HCl प्लस CaOH का होल ट्वाइस CaCl2। इसमें जो एनर्जी निकली डेल्टा H नॉट रिएक्शन, और इसकी जो डेल्टा H नॉट रिएक्शन आई वो क्या आई, वो आई आपकी माइनस का 27.4 किलो कैलोरी पर मोल। अब ये फिर बाद डाइजेस्ट नहीं हुई,
कि यार अभी तो चलो ठीक है, हमने जैसे तैसे तो उसको डिकोड किया, उस डेटा को डिकोड क्या किया कि चलो ठीक है, जब जब एसिड बेस की रिएक्शन होगी तब तक मैं -13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दिया जाऊंगा, है ना। अरे यार, एक तो आगे भागते रहते हो, खत्म हो जाने से पहले मत क्वेश्चन पूछा करो। जो देखो अगला क्वेश्चन लिखा दिया मैंने, जो तुम पूछने वाले थे मैंने तुम्हारे बिना देखे ये आंसर क्वेश्चन लिखा दिया, मुझे पता है ना अगला वही तुम्हारा डाउट आने वाला है, तो टेंशन मत लिया करो, है ना। जब टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद कुछ ना पढ़ाऊं तो फिर पूछो, लेकिन अभी खत्म कहां हुआ है ना, अभी पढ़ेंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। अब सुनो, समझ में आया कि नहीं आया। अब यहां तक आप सोचो जरा, फिर डेटा डिकोड करना बहुत मुश्किल हो गया यार। अभी तो मैंने बड़ी मुश्किल से दिमाग लगाया, इतना सोचा, इतना दिमाग लगाया, और मुझे समझ में आया कि जब जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन होगी -13.7 किलो कैलोरी पर मोल रिलीज होती रहेगी। लेकिन यहां फंडा को समझ नहीं आया, ये माइनस की 27.4 और इसकी भी -27.4। तो अब आप मुझे इसका रीजन बताओ, फिर से आप ही बताओगे, मैं तो नहीं बताऊंगा, है ना। जल्दी बताओ इसका क्या रीजन हो सकता है, फिर इसका क्या रीजन होगा। ये क्या, ये भी तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा, आधों को तो हो सकता है अभी तक यही ना समझ में आता हो सर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते क्या। थोड़ा बहुत आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो आपके HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4 और HClO4, जनरली हम लोग इनको ही स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं। ये 6 आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस में कौन आता है आपका, NaOH, KOH, CSOH, RbOH, किसका पता नहीं, चलो बताना फिर अरे NaOH, KOH, CSH, RbOH, है ना, ये आपके हो गए। यानी सोडियम के नीचे जितने भी आपके उस सीरीज में एलिमेंट आते हैं उन सबके लिए सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं। और उधर से आप कैल्शियम से स्टार्ट करते हो, कैल्शियम CaOH का ऑल्टोइस, और कैल्शियम के नीचे जो जो भी आते हैं, क्या क्या आते हैं, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, तो स्ट्रॉन्शियम हो गया, SrOH का होल ट्वाइस, और बेरियम BaOH का होल ट्वाइस। ये जनरली 7 हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो ये याद रखने की वैसे तो जरूरत है ही, हम लोग आयनिक में भी इन बातों को याद रखते हैं क्योंकि इसी से हमारा काफी हद तक काम आसान होता है ना। हाँ, अब कई बच्चों ने बोला सर 2H है, बहुत सही, बहुत बढ़िया, क्योंकि यहां पर 2H, तो फिर 2H से फंडा क्या है। फंडा ये है, अब सुनो जरा, बहुत छोटी सी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब मैंने HCl की रिएक्शन कराई, HCl प्लस NaOH, अब आपको एक चीज समझ में आएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हर एक एसिड बेस रिएक्शन में माइनस की 13.7 ही क्यों आ रही है। ये इस चीज पर डिपेंड क्यों नहीं कर रहा कि आपने एसिड कौन सा लिया है और बेस कौन सा लिया है। भाई करना तो चाहिए था ना कि एसिड HCl है, एसिड NaCl है, एसिड सॉरी HBr है, HNO3 है, इस चीज पर थोड़ा बहुत तो करना चाहिए था। हमने थोड़ा सा इस पर गहन अध्ययन किया, हमने देखा इसको, मैंने HCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, टूट जाएगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, Na प्लस OH माइनस में टूटेगा, और सॉल्ट तो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते ही है, Na प्लस Cl माइनस, लेकिन वाटर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो वो वाटर अपने वैसा का वैसा रहेगा, सही है। Cl से Cl कट गया, Na से Na कट गया, आपके पास फाइनल अल्टीमेटली रिएक्शन क्या रह गई, H प्लस प्लस OH माइनस से H2O। यहां तक बात समझ में आई। इसका मतलब है ये आपके पास अल्टीमेटली लास्ट में यही रह जाएगा, और हर एक रिएक्शन में सिर्फ यही रहेगा। यानी डेल्टा H0 रिएक्शन उनकी वजह से नहीं आ रहा, वो तो इसकी वजह से आ रहा है। H प्लस प्लस OH माइनस से वाटर, इसकी रिएक्शन पे -13.7 किलो कैलोरी इसका भी आएगा। यानी इसका भी -13.7 किलो कैलोरी है, इसका भी वही है, क्योंकि HCl के बीच में कोई बॉन्ड तो होता नहीं है, मतलब सॉरी, आप ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन होती है सिंपल सी, आयन टूटेंगे, इनको तो आपने एनर्जी देनी नहीं है, ये अपने आप ही टूट जाएंगे, तो HCl अपने आप टूट जाएगा, तो इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सारा का सारा आंसर किसकी वजह से आ रहा है, इस H प्लस और OH माइनस की वजह से आ रहा है। और इस रिएक्शन में 2H प्लस और 2OH माइनस यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं।
यहां एक वाटर मॉलिक्यूल बना हर किसी में, यहां 2 वाटर मॉलिक्यूल बने हैं, तो जितने वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं उतने टाइम्स आपका -13.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होने वाली है। बट दिस इज वैलिड ओनली फॉर व्हाट? दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर वीक एसिड था तो फिर क्या हो रहा था? उस केस में ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं था, तो इसको टूटने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए होगी। हो, इसका मतलब है वो एनर्जी कम आएगी इसमें, यानी -13.7 से -14.7 तो नहीं हो सकती, -12.7 जरूर हो सकती है, क्योंकि कुछ एनर्जी उसको डिसोसिएट में करने में लग गई होगी। यहां पर डिसोसिएशन एनर्जी 0 थी, HCl को डिसोसिएशन चाहिए नहीं, वो तो तुरंत वाटर में जाते ही अपने आप अपने आयन में टूट जाएगा। तो जिनको डिसोसिएशन नहीं चाहिए होगा, अब इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम। एप्लीकेशन क्या? कल को आपसे पूछेगा इसकी डिसोसिएशन एनर्जी बताओ कितनी होगी, तो जितनी इसकी ये दी होगी, मैं दिमाग लगाऊंगा, अभी करूंगा क्वेश्चन। पहले आप बताओ ये टॉपिक पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, या मुझे डेफिनेशन लिखाने की जरूरत है? 1 मोल ये 1 मोल वो, दिमाग खराब करने वाली बात है ना? क्लियर है यहां तक? बात सबको समझ में आ गई है ना? आ जानी चाहिए ना? इसे जल्दी से आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लें। अगर मैं यार ये मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा अच्छे से, आ गया सब लोगों के ना? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ऐसे ही हमें समझ में आते रहना चाहिए। अब जल्दी से आप इसे नोट कर लेंगे, और आई होप आपने कर भी लिया होगा। अब इस पर किस तरीके के मुझे क्वेश्चंस मिलेंगे, कैसा मेरे सामने वो एक क्वेश्चन जनरेट होके आएगा। जैसे मान लो मैंने आपसे ये तो चलो ठीक है, समझ में आया, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको क्लियर हो गई कि होती क्या है, कि when 1 mole of strong acid and strong base react with each other to neutralize themselves, then -13.7 किलो कैलोरी एनर्जी, या हम माइनस ना यूज करें तो हम ये कह सकते हैं 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी इज रिलीज्ड फॉर 1 मोल ऑफ रिएक्शन, यानी फॉर 1 मोल ऑफ H+ एंड OH-। ठीक है, ओके। तो ये फिर मैंने यहां पे 1 मोल क्यों लिखा? तो ये इस रिएक्शन के लिए 1 मोल के लिए है ना, तो रिएक्शन ये आपका जब रिएक्शन के लिए मोल लिखते हो तो ये मोल का मतलब है इसके 2, इसका 1, उसका 1, उसका 2। जैसे एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, छोटा सा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है? मैंने आपसे कहा CH3COH, मैं यही इसको उठा रहा हूं, और ये बन गया CH3COONA प्लस H2O। इसके लिए डेल्टा H0 रिएक्शन जो आया मेरा, वो आया माइनस का 11.3 किलो कैलोरी पर मोल। और आपसे बोला गया है फाइंड डेल्टा H0 डिसोसिएशन ऑफ CH3COOH, ये कितना होने वाला है? ये हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके एप्लीकेशंस पर हम लोग पहुंच गए हैं। एक बार आप अपना दिमाग लगा के क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? करें तो जरा। -2.4 आया है। माइनस का या प्लस का?
प्लस का, सबका आंसर आया 2.4 प्लस। चलो देखते हैं जरा क्या बात बनती है ना। अब हमने क्या कहा, हमने ये कहा अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो -13.7 किलो कैलोरी होनी चाहिए थी, लेकिन माइनस की 13.7 किलो कैलोरी रिलीज, माइनस को हटा दो तो 13.7 एक्सपेक्टेड थी। ये क्या थी? एक्सपेक्टेड, कि भाई इतनी तो आनी चाहिए, लेकिन आई कितनी है ना, आया कितना, आया आपका माइनस का 11.3 किलो कैलोरी। तो हमने ये दिमाग लगाया कि यार 13.7 होनी चाहिए थी रिलीज, 11.3 रिलीज हुई है, यानी कि 2.4 गई कहां, तो 2.4 भी रिलीज हुई होगी, लेकिन वो कहां यूज हो गई होगी, वो डिसोसिएशन में जाकर के यूज हो गई होगी। तो एक्स्ट्रा कितनी आई, एक्स्ट्रा आई आपकी माइनस का 11.3 माइनस का 13.7, दैट इज 2.4 किलो कैलोरी पर मोल। ये किस में गई होगी, ये इसका डिसोसिएशन करवाने में चली गई होगी। ठीक है, ये तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको डायरेक्ट समझ में आ गया है ना। अब क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, वैसे एक फॉर्मूला भी हम लोग लगाते हैं, हम लोग ये कहते हैं डेल्टा एच नॉट रिएक्शन इक्वल टू होता है डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन ऑफ एसिड प्लस डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन ऑफ बेस प्लस आपका क्या कहते हैं, डेल्टा एच नॉट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है वैसे तो, अगर आप फॉर्मूला लगाओ तो, कि कभी एसिड और बेस दोनों आ जाएं। ये क्या हुआ, अंधेरा सा क्यों हो गया? बोलो। सर ये एक्स्ट्रा एनर्जी निकालने के लिए हमने -11.3 को, मतलब इसमें से -13.7 ही क्यों माइनस किया? बताता हूं, रुक जाओ। हाँ भाई, अब सुनो, जो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी है, मतलब कहने का मतलब यह है कि इतनी हमारी रिलीज हो रही है, तो इतनी हमारी रिलीज होनी चाहिए थी। अब ये तो देखो मैंने डायरेक्ट ऐसे सोचा है, वैसे तो एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है, आप इस फॉर्मूले को यूज कर लो तो आप इससे बच जाओगे कि ये क्यों करा। अब देखो उसके पीछे भी अब आपको बहुत डेप्थ में सोचना पड़ेगा कि ये 11.3 आपकी आ रही है, आनी इतनी चाहिए थी, तो इतनी माइनस में आनी चाहिए थी, या फिर आप देखो यहां पर सारा खेल माइनस का है, आप माइनस को इंक्लूड ना करो, एक्सक्लूडिंग माइनस, एक्सक्लूडिंग नेगेटिव साइन। तो एक्सक्लूडिंग नेगेटिव साइन को आप ज्यादा आसानी समझ पाओगे कि अभी 13.7 रिलीज हो रही है, तो जो एक्स्ट्रा आप लेते यहां पर, एक्स्ट्रा लेते, अभी कितनी रिलीज हो रही है, 13.7 होनी चाहिए थी, हुई कितनी, 11 पॉइंट किधर गई, 11.3, तो एक्स्ट्रा कितनी आई, 2.4। तो 2.4 आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, ये एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है। लेकिन ये आप तभी समझ पाओगे जब आप नेगेटिव को एक्सक्लूड करोगे, क्योंकि नेगेटिव का सिर्फ इतना मतलब है कि वो रिलीज को बता रहा है, इसलिए मैंने नेगेटिव को जब लिया तो मेरे को ये उल्टा करना पड़ता है। ठीक है, वो आपको कर लो। अब देखो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन कितनी है, आप इस, ये फॉर्मूला आप यूनिवर्सल फॉर्मूला है, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे आया और क्या करेंगे इसका, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। हाँ भाई, मैं क्या कह रहा हूं, अरे यार ये क्या हो जा रहा है बार बार,
आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, है ना। डायरेक्ट ये फॉर्मूला ये याद रख लो, डेल्टा एच नॉट रिएक्शन क्या होता है, अगर एसिड का डिसोसिएशन करवाना होगा या फिर बेस का डिसोसिएशन करवाना होगा और साथ में न्यूट्रलाइजेशन कितनी है, तो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन कितना है, माइनस का 11.3 डेल्टा एच नॉट ऑफ एसिड, यही हमने x मान लिया, और डेल्टा एच नॉट ऑफ बेस ये 0 मान लिया क्योंकि वो 0 ही है, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 13.7 किलो कैलोरी। तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 13.7 माइनस 11.3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2.4 किलो कैलोरी पर मोल। आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो। आप अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही, ये माइनस को इंक्लूड करते हुए होती हैं चीजें, बट अब आप माइनस के चक्करों में पढ़ोगे तो खाली कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप इसके चक्करों में मत रहो, है ना, ये कैसे किया क्यों किया, ठीक है, वो अब मैं समझाने बैठ गया तो खाली कोई फायदा भी नहीं उस चीज का। आप वो फॉर्मूला याद रख लो, या फिर आपको बेसिक डायरेक्ट समझ में आ ही रहा है कि 13.7 पहले रिलीज होनी चाहिए थी, लेकिन अब 11.3 रिलीज हुई है, तो बाकी कम कितनी रिलीज हुई है, कम हुई है 2.4, तो वो कहां चली गई, वो इसके पास चली गई, तो वो उसके डिसोसिएशन में काम आ जाएगी। 2 OH वाला होता तो 2 OH के अकॉर्डिंग कर लेते, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 2 OH वाला होता तो हमने फिर क्या करना होता, हम यहां पर, मैं क्वेश्चन वो भी करवा देता हूं, है ना, हाथों हाथ निपट जाएगा वो भी। जैसे मान लो मैंने क्या करवा दिया, मैंने यहां पर H2S ले लिया, है ना, तो यहां पर 2 आ जाएगा, Na2S प्लस 2 वाटर, सही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं किसका, H2S का, डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन ऑफ H2S। अब H2S का डिसोसिएशन मुझे पता करना है, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब डेल्टा एच नॉट कितना आ रहा है, अभी देखो इतना तो कम नहीं आएगा, मान लो मैंने ये कह दिया माइनस का 20.5 किलो कैलोरी पर मोल। अब एक्सपेक्टेड कितना था, सोचो, एक्सपेक्टेड कितना था, माइनस का 27.4 किलो कैलोरी, और मुझे मिला कितना, है ना, गिवन कितना है, गिवन है माइनस का 20.5 किलो कैलोरी। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, एक्स्ट्रा हुआ मेरा, कितना हुआ, 6.9 किलो कैलोरी। तो ये 6.9 किसके यूज आएगा, ये आएगा H2S, लेकिन ये तोड़ेगा 2 मोल फॉर 2 मोल्स ऑफ H2S। लेकिन मुझे क्या निकालना है, डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन निकालना है H2S का, और अगर ये ना बोला जाए कि 2 मोल के लिए निकालो, तो आपका ये होता ही किसके लिए है, 1 मोल के लिए, तो वो कितना आ जाएगा, 6.9/2, दैट विल बी 3.45 किलो कैलोरी। यानी अगर इसका 1 मोल टूटना चाहेगा तो 1 मोल को डिसोसिएट करवाने के लिए 3.45 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए होगी, है ना। और अगर मुझे फॉर्मूले में कह रहे हो सर, फॉर्मूले में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएशन वाला 0 ले लेंगे ना, हाँ भाई, तभी तो 0 लिया, ये देखो बेस वाला मैंने 0 ले लिया, तो जो भी स्ट्रॉन्ग होगा उसको 0 ले लोगे, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए एनर्जी तो चाहिए नहीं थी, तो जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसे आप 0 कर दोगे, और जो अगर ये भी 0 होता, ये भी 0 होता, तो दोनों साइड माइनस 13.7 आ जाता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बात समझ में आई कि 3.45, क्योंकि यहां पर 2 मोल, अरे नहीं, ये 2 मोल क्यों, ये तो 1 ही मोल था ना, अरे नहीं यार, ये तो 1 ही मोल था, मैं 2 मोल तो इसके थे, तो सही है, डायरेक्ट ही आंसर आएगा फिर। तो डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन ऑफ H2S इतना ही आएगा, 6.9 किलो कैलोरी आएगा। क्यों, क्योंकि वो तो था ही 1 मोल, लेकिन हां अगर वो 2 मोल होता, ये 2 मोल होता, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, फिर आपको इसका आधा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्की बात। जैसे मान लो मैं अगर ये कह देता CH3COOH प्लस ट्वाइस CaOH का होल ट्वाइस, सॉरी CaOH का होल ट्वाइस, मैंने ये ले लिया, तो इधर मेरे को 2 लेने पड़ेंगे, तो ये आपका जो भी बन गया, सॉल्ट बन गया प्लस वाटर बन गया, है ना, सॉल्ट वाटर आपने जो बनाया। इसके लिए मान लो मैंने डेल्टा एच नॉट रिएक्शन आपको दे दिया है माइनस का 20 किलो कैलोरी पर मोल, और आपको बोल रहा हूं फाइंड डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन ऑफ CH3
COH। जल्दी बताओ इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से। एक्सपेक्टेड कितना होना चाहिए था, माइनस का 27.4, आया कितना -20। कितना कम रिलीज हुआ, कम रिलीज हुआ 7.4 कम रिलीज हुआ, और 7.4 कम रिलीज हुआ है तो वो 2 मोल के लिए है, तो 1 मोल के लिए कितना आएगा, समझ में आया? 1 मोल के लिए कितना आएगा, 7.4 का आधा कर लो 3.7, अरे 3.7 ना, हाँ 3.7, सो आंसर इज प्लस का 3.7 किलो कैलोरी पर मोल, क्योंकि आप 1 मोल के लिए जितना ही लाओगे ना, 2 मोल के लिए कितना आ रहा था 7.4, तो 1 मोल के लिए कितना आएगा 3.7। वहां तो उसका यूज ही 1 मोल हो रहा था, वो मैंने पहले गलती से देखा नहीं तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 के लिए नहीं है वो, तो है तो 1 के लिए ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 3.7 आ जाएगा। या अब बताओ, अब समझ में आया 2 वाले कंसेप्ट कैसे करोगे और सिंगल वाला कैसे करोगे, या अभी भी किसी को डाउट है तो बता सकता है। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं, आगे बढ़ें और क्वेश्चन करें। न्यूट्रलाइजेशन के अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, अभी कराऊंगा, और कोई एक आध अच्छा क्वेश्चन मिल जाए तो कराता हूं। हाँ भाई, एक क्वेश्चन और करो, अब ये आप दिमाग लगाना जरा, कितना होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, है ना। HA प्लस NaOH से रिएक्शन हुई Na प्लस H2O, इसका डेल्टा H0 आया माइनस का 12 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। और दूसरी रिएक्शन हमने करवाई HCl प्लस BOH, इसकी रिएक्शन हुई BCl प्लस H2O, इसका डेल्टा H0 आया माइनस का 11 किलो कैलोरी पर मोल। और आपको बोला गया है अगर मैं रिएक्शन करवाता HA प्लस BOH की, तो BA प्लस H2O, इसके लिए डेल्टा H0 कितना आएगा, तो ये आपको निकाल के बताना है। जल्दी से आप मुझे आंसर्स बता दें। मैं ऑप्शन लिख देता हूं आपके सामने। ऑप्शन ए इज माइनस का 4.4, ऑप्शन बी इज माइनस का 1, ऑप्शन सी है माइनस का 9.3, एंड ऑप्शन डी है 4. नहीं, क्या दिया है ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस कर लो यार, पता नहीं क्या है, नन ऑफ दिस। ऑप्शन डी हमने कर दिया नन ऑफ दिस। अब जरा जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताने की कोशिश करें। बहुत छोटू सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा मैं इसे, लेकिन हाँ जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व आराम से हो जाना चाहिए। करो जरा ट्राई दिस क्वेश्चन। सी आया किसका, कृष्णा का। देखते हैं सही होता है गलत होता है। हाँ भाई, सबका आंसर सी आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सी सही आंसर है, बिल्कुल सही है। चलो जिसका नहीं आया उसे जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं। यहां से आप क्या निकालोगे, डेल्टा H0, डिसोसिएशन ऑफ HA,
कितना आएगा, कितनी एक्स्ट्रा हीट लग रही थी, तो यहां से आ जाएगा आपका 2 पॉइंट नहीं 1.7 किलो कैलोरी पर मोल, सही है ना। और यहां से इसका आंसर आ जाएगा किसका, डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन ऑफ किसका, BOH, क्योंकि यही तो वीक है, ये वीक है, इसमें ये वीक है, ये तो स्ट्रांग है ना, तो स्ट्रांग वाले की तो जरूरत नहीं है ना मुझे, तो ये वीक, तो इसका कितना आ जाएगा, ये एक्स्ट्रा कितना दे रहा है, माइनस का क्यों आएगा, 2.7 किलो कैलोरी पर मोल, सही है। इसका मतलब अगर मुझे इसका डेल्टा एच रिएक्शन निकालना है, तो डेल्टा एच रिएक्शन क्या होता है, अभी बताया था, डिसोसिएशन ऑफ बेस प्लस डिसोसिएशन ऑफ एसिड, दैट इज 1.7 प्लस 2.7 माइनस 13.7, सो आंसर इज व्हाट, माइनस का 9.3 किलो कैलोरी पर मोल, तो आंसर इज सी। सबका आ गया आंसर, हाँ 1 2 3 4 लोगों का आया, बाकी लोगों का नहीं आया। समझ में आ गया बेटा सब लोगों को कि कैसे करना है, देखो कितने आसान से कंसेप्ट हैं, है ना, बस हमें इनको याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ भाई बोलो। वाली दो इक्वेशन है, इनके लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बोलो तो जरा। सर आवाज आ रही है, बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, तो सर आवाज तार हिल जाती है ना यार यहाँ की स्पीकर की। हाँ आप बोलो। सर आवाज आ रही है, हाँ आ रही है बोलो। सर ये जो पहले की दो इक्वेशन है जो सबसे ऊपर लिखे हैं, इनमें एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वो तो -13.7 ही होगा ना। हाँ -13.7 होगा बिल्कुल, नहीं क्यों होगा, नहीं ये तो वीक है ना, तो वीक के लिए -13.7 कैसे आ सकता है। सर हमने फॉर्मूले में तो वही रखा है, फिर कहाँ फॉर्मूले में कहाँ रखा है, डेल्टा एच रिएक्शन वाले फॉर्मूले में जो तीसरा टर्म है इसमें तो हमने 13.7 लिखा है। हाँ सर इसमें ही। अरे फॉर्मूला अभी मैंने क्या लिखाया था, मैंने यही तो कहा था, डेल्टा एच नॉट रिएक्शन आपका क्या आता है, डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड जो आएगा, प्लस डेल्टा एच नॉट आपका बेस आएगा, -13.7 आएगा। ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है ना, अगर जब ये दोनों जीरो हो जाएंगे तो आंसर -13.7 आ जाएगा, जब ये जीरो नहीं होंगे तब -13.7 नहीं आएगा, कुछ रिलेट होकर के डेल्टा एच रिएक्शन आ जाएगा। तो दिस इज यूनिवर्सल फॉर्मूला, उससे मुझे क्या करना, वो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड का, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का होगा तो अपने आप ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो आंसर -13.7 आ जाएगा। अगर खाली वीक एसिड होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा, इसकी जगह जीरो रख के ये आंसर यूज करके इसका आंसर आ जाएगा। और अगर ये दोनों वीक होंगे तो दोनों का डिसोसिएशन कुछ ना कुछ आएगा, वो इसके साथ जुड़ के अपना फाइनल आंसर देके जाएगा। तो सर इस फॉर्मूले यही काम तुमने यहां भी किया है, यहां पर भी तुमने यही वाला फॉर्मूला लगाया। सर आएगा समझ में, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकलेगा क्या इस फॉर्मूले से, क्या सर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकाल सकते हैं इससे। अरे यही तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, यही तो इस पूरे रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये डेल्टा एच रिएक्शन ही तो है, वही तो आई है -12। ये तो यूनिवर्सल है, ये तो वो तब वाला केस है अगर दोनों स्ट्रांग होते तो। फॉर्मूला फाइनली ये होता है तुम्हारे पास, इसी को ही उस रिएक्शन का, उस पर्टिकुलर रिएक्शन का डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, यही तो है, तो ये अलग थोड़ी ना है, ये तो वही है, ये यूनिवर्सल है, ये वो चीज है जब स्ट्रांग होता तो, स्ट्रांग और दोनों स्ट्रांग होते तो। समझ में आया, आ गया सर, आ गया, हाँ ठीक, कोई भी कंफ्यूजन हो बता दो, अभी भी आ गया तो अच्छी बात है। चलो फिर अपनी साइड से कैंसिल कर देना, मेरे साइड में शो नहीं हो रहा अभी, ठीक है। हाँ भाई सबको क्लियर हो गया यहां तक, सब लोगों को, है ना। हमें ये फॉर्मूला लगाना है, ये डेल्टा एच नॉट रिएक्शन जो मैंने लिखा है ना, ये उस पर्टिकुलर रिएक्शन की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, लेकिन मैंने उसे डेल्टा एच नॉट रिएक्शन की टर्म्स में लिख दिया है, वो आप उसमें मत कंफ्यूज हो, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि सर ये भी डेल्टा एच नॉट रिएक्शन है, ये भी है, ये तो वो एक स्पेशल केस वाला है,
कि जब दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे तो वो तो तब आएगा ना जब ये 0 और ये 0 दोनों हो जाएंगे, तब ये -13.7 आ जाएगा। लेकिन अगर ये 0 नहीं होंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया। अब जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है, इस न्यूट्रलाइजेशन पर बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या आपके सामने और प्रकट किया जा सकता है। तो आपके सामने एक ये बात आ सकती है, जैसे मान लो मैंने यहां पर क्या लिख दिए, कुछ एसिड्स लिखे हैं, है ना, एसिड ए लिखा, एसिड बी, एसिड सी, एसिड डी, और इनका मैंने डेल्टा H0 न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन लिख डाली। कितनी आई इसकी? इसकी आई माइनस का 12.7, ये किलो कैलोरी पर मोल में ये, और इसके लिए लिखी मैंने माइनस का 11.7, इसके लिए लिखा -12, इसके लिए लिखा माइनस का 13.02 या 13.2। तो आपको बताना है इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होने वाला है। जल्दी से बात बताओ मुझे कि इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा। ये तो कर सकते हो अब आप। DACB सबका DACB। चलो मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूं ना, टाइम हमारे पास भी ज्यादा नहीं है। तो मैंने यहां से क्या निकाला, डेल्टा H0 ऑफ डिसोसिएशन निकाल दिया सीधे सीधे। कितना आएगा इसका? 1 किलो कैलोरी, 1.0। इसका कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 2.0। इसका कितना आ जाएगा? 1.7। इसका कितना आ जाएगा? 0.5। तो जिसका डिसोसिएशन जितना फास्ट होगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा। तो डिसोसिएशन जितना फास्ट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा H0 ऑफ डिसोसिएशन, नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ना 1 डेल्टा H0 डिसोसिएशन। जिसकी एनर्जी इतनी ज्यादा लगेगी वो उतना वीक डिसोसिएट होगा। तो इसका मतलब है आंसर क्या होने वाला, सबसे आगे डी, फिर आपका ए, फिर आपका सी, और फिर आपका बी। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया कि DACB। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहां तक बात क्लियर है आपकी, समझ में आ गया। एक और टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम वो सारे टाइप के क्वेश्चन जो इसमें आ सकते हैं, जो आपसे दिमाग लगवाया जा सकता है, उस पर जरा हम चर्चा कर लें। अब क्योंकि आज हमारा रेजोनेंस एनर्जी तो नहीं हो पाएगा, चलो मैं दूसरी वाली एनर्जी आज बता दूंगा जो कम टाइम में खत्म हो जाएगी, क्योंकि आगे पीछे कहीं भी पढ़ लो फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में जाके तो सबको एक साथ कंबाइन करना ही है हमने। क्वेश्चन में तो हमने लास्ट में आगे पीछे अभी कैसे भी पढ़ लें हम, कोई वक्त पहले कर लें कोई सी बाद में कर लें, फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। एक क्वेश्चन लिखो जरा जल्दी से। मैंने क्या लिया, मैंने 200 ml 0.2 m HCl ले लिया, सही है, प्लस 300 ml ऑफ 0.2 m NaOH ले लिया, सही है। और आपको बोला है फाइंड डेल्टा H0 ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कितना आने वाला है। जब आप ये रिएक्शन निकालोगे तो डेल्टा H0 ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना आएगा। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे किया जाता है, मैं जल्दी से आपको बता ही दूं कि हमने क्या किया, HCl प्लस NaOH की रिएक्शन कराई, क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर बनेगा। अब आप इस धोखे में मत रहना कि सर दोनों एसिड स्ट्रॉन्ग और बेस वो भी स्ट्रॉन्ग तो आंसर -13.7 आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आएगा ना। HCl के कितने मोल हैं, तो आपको पता है 200 इंटू 0.2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 मिली मोल है। ये मोल नहीं है, मिली मोल है। ऐसे ही इसके 60 मिली मोल आ जाएंगे, 60 मिली मोल। ये कुछ नहीं था, ये खत्म हो जाएगा, लिमिटिंग रेजेंट है, ये 20 मिली मोल बच जाएगा अभी भी, और ये 40 मिली मोल बच गया, हो गया, बन गया 40 मिली मोल। तो रिएक्शन कितनी हुई, अगर 1 मोल होती तो 1 मोल के लिए 13.7 किलो कैलोरी आती, सही है। लेकिन इसका मतलब है 1000 मिली मोल के लिए, 1000 मिली मोल के लिए आप यही तो कह रहे हो -13.7 इंटू 10 टू द पावर 3 कैलोरी होती।
लेकिन आपके पास तो 1000 है नहीं, तो कितने कितने का न्यूट्रलाइजेशन हुआ है? 40 का न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। तो 40 मिली मोल का न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? -13.7 इंटू 3 डिवाइड बाई 1000 इंटू 40, ये इससे कट जाएगा, बाकी आप आंसर निकाल लोगे जो भी आता है। कितना आएगा ये आपका 548 कैलोरी आ जाएगा, है ना, कैलोरी। इतनी हीट आपकी रिलीज होने वाली है। दिस इज योर डेल्टा एच नॉट रिएक्शन। हाँ, अरे आगे उसकी बेचारे की यूनिट चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि बेटा मुझे ढंग से पढ़ ले, मुझे ढंग से पढ़ ले। क्या? किलो कैलोरी पर मोल। ये उसके 1 मोल के लिए होती है ना, मतलब उसके 1 मोल के लिए 13.7। वाटर का 1 मोल बनेगा, मैंने क्या बोला था? वाटर का 1 मोल बनेगा तो 13.7 रिलीज होगी। वाटर के 2 मोल बनेंगे तो आपका 50 जो भी था 27.4 रिलीज होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जितने टाइम्स, तो अभी वाटर का 1 मोल थोड़ी ना बना, वाटर का तो 40 मिली मोल बना, है ना। बात समझ में आ रही है? 0.0 मोल बना, 0.04 मोल बना, तो 0.04 मोल के अकॉर्डिंग आ जाएगा। सही है? यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों? ये हो गई हमारा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा कंसेप्ट कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती क्या है। सही है? कि किस तरीके से हमें उसके एप्लीकेशंस पर क्वेश्चंस मिल सकते हैं। मैंने जितने भी लगभग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवा दिया है कि सिंगल एसिड लेकर के, 2 अलग अलग रिएक्शन लेकर के, इस तरीके की रिएक्शन लेकर के कुछ भी करवाया जा सकता है। नेक्स्ट आप लिखो, छोटा सा है क्योंकि टाइम ज्यादा हमारे पास है नहीं, तो जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाएगा वो। हमने क्या बोला? एक आता है डेल्टा, आप लिख लो स्टैंडर्ड हीट ऑफ सॉल्यूशन, डाइल्यूशन एंड हाइड्रेशन। ये 3 अलग अलग चीजें होती हैं। मैं पहले आपसे पूछूंगा कि सॉल्यूशन की एनर्जी क्या होती है और डाइल्यूशन की एनर्जी क्या होती है और हाइड्रेशन की एनर्जी क्या होती है, उस पर मैं पहले आऊंगा। लेकिन पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिख दूं। MgCl2 सॉलिड फॉर्म में था, इसमें मैंने 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए और ये आपका बन गया MgCl2.2H2O एक्वस बन गया। सही है? सेकंड मैंने कहा MgCl2 आपका सॉलिड था और 2H2O के साथ रिएक्शन करके ये बन गया MgCl2.2H2O सॉलिड। तीसरा मैंने केस लिया MgCl2.2H2O सॉलिड प्लस 3H2O, ये आपका बन गया MgCl2 डॉट .5H2O एंड दिस इज इन एक्वस मीडियम। यहां मैंने 3 रिएक्शन लिखी हैं और 3 ही पॉइंट ऊपर लिखे हैं, यानी एक डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन है, एक डेल्टा एच नॉट डाइल्यूशन है और एक डेल्टा एच नॉट हाइड्रेशन है। तो आपको यह बताना है इन तीनों में से कौन सा डाइल्यूशन है, कौन सा हाइड्रेशन है, कौन सा सॉल्यूशन है। हाँ भाई, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कर सकते हो आप। कौन सा डाइल्यूशन है, कौन सा हाइड्रेशन है, बस पता होनी चाहिए ये एनर्जीज, और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ ना पता रोल नहीं है। बाकी आपको पता है क्योंकि ये जब क्वेश्चंस में आएंगे तो आपको यूज ही करना है डेटा को, और करना क्या है।
जो हमने पिछली बार किलो कैलोरी में लिखा था वो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस का 13.7 किलो कैलोरी। अगर मान लो ऑप्शन आपको, वैसे तो आपको कैलोरी को कन्वर्ट करना आता ही है, ये आपका माइनस का 57.1 किलो जूल पर मोल भी बन जाएगी ना। तो किलो जूल में माइनस 57.1 किलो जूल होती है और किलो कैलोरी में ये होती है। अब बच्चों के कुछ कुछ आंसर आ रहे हैं। सेकंड वाला हाइड्रेशन है, फर्स्ट वाला सॉल्यूशन है। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। तो जरा मैं ही बता देता हूं फिर, है ना। अब सुनो जरा क्या कहानी चल रही है यहाँ पे। कहानी ये चल रही है MgCl2 सॉलिड प्लस 2 वाटर से आपने ये बनाया। तो जब आपका सॉलिड वाला एक्वस में कन्वर्ट हो रहा होता है, देखो हाइड्रेशन, पहले मैं हाइड्रेशन को समझा दूं। हाइड्रेशन में क्या होता है, सॉलिड सॉलिड में ही रहता है बट उसमें कुछ वाटर, हाइड्रेटेड वाटर ऐड हो जाता है, तो उसे हाइड्रेशन बोलते हैं। यहां पर सॉलिड आपका सॉलिड में ही रह रहा है, इसका मतलब इसे क्या बोल रहा हूं, डेल्टा एच नॉट हाइड्रेशन। ये जो एनर्जी है डेल्टा एच नॉट हाइड्रेशन। तो अब हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन वन मोल ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड कंपाउंड इज हाइड्रेटेड विद वाटर। वाटर के कितने भी मोल हो सकते हैं, उससे मुझे क्या करना, इसका एक मोल, इसको जितने भी करेगा उससे मुझे कोई मतलब, इसका एक मोल होना चाहिए। 1 मोल ऑफ सॉलिड कंपाउंड, है ना। सॉलिड आपका आयनिक कंपाउंड होता है, वैसे जनरली आयनिक में ही हम लोग लेते हैं, ये आयनिक ही होता है, आयनिक जनरली होते हैं ये। तो आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में जब आप वाटर को ऐड करते हो तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन वाटर, इसे क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब वो क्रिस्टल की फॉर्म में रहते हैं, और क्रिस्टल किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड। तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो एक्वस एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, एक्वस एक्वस में जा रहा है, यानी आप सिर्फ डाइल्यूशन कर रहे हो। सो दिस इज डेल्टा एच नॉट डाइल्यूशन। तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज व्हाट, डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन। क्यों हुआ सॉल्यूशन, क्योंकि आप सॉलिड को एक्वस में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी सॉलिड का आप सॉल्यूशन बना रहे हो, तो सॉल्यूशन में लेके जा रहे हो, तो डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन है। वैसे तीनों चीजें अलग अलग पढ़ाई जाती हैं, पहले हेडिंग ये डलवाई जाती है, फिर ये। मैंने तीनों एक साथ इसलिए पढ़ाई हैं क्योंकि बच्चों को फिर लास्ट तक जब तीनों अलग अलग पढ़ाते हैं ना, फिर लास्ट में पूछता सर यही समझ में नहीं आया, हाइड्रेशन क्या था और सॉल्यूशन क्या था। मैंने इसलिए तीनों साथ में लिख दिए कि आपकी ये कंफ्यूजन ही दूर हो जाए कि हाइड्रेशन कब होता है, सॉल्यूशन कब होता है, और सॉल्यूशन कब होता है, और डाइल्यूशन कब होता है। डाइल्यूशन मतलब एक्वस से एक्वस में जाना, कुछ वाटर मॉलिक्यूल और ऐड कर दिया आपने, पहले से वो वाटर थे उसके पास 2, लेकिन अब 3 और ऐड कर दिया और वापस से वो एक्वस में ही रहा, सो दिस इज डाइल्यूशन। सॉलिड में था बट आपने उसे और वाटर दे दिए, कुछ वाटर दे करके उसका क्रिस्टलाइजेशन करा, दैट इज हाइड्रेशन। और अगर दिस डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन क्या होगा, सॉलिड से आपने उसको एक्वस बनाया, दैट इज डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन। यहां तक बात समझ में आ गई सब लोगों के, ठीक है। अच्छा, जो हमने डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन पढ़ा था ना, कभी कभी आपको से ऐसा भी मिल सकता है, जो अभी हमने पढ़ा था डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन ऑफ CH3COH, तो इसे ऐसा भी मिल सकता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा बस, डेल्टा एच नॉट आयनाइजेशन, है ना। फिर आप कल को मेरे से कहोगे सर आपने डेल्टा एच नॉट आयनाइजेशन तो हमें पढ़ाया ही नहीं है, हमने तो उस बुक में देखा है, तो हो जाता है कई बार, लेकिन वो सब चीजें क्या है, आपको किसी बुक में ये डिसोसिएशन बोलेगा, किसी में आयनाइजेशन बोलेगा, किसी में क्या बोलेगा, जो भी बोलेगा हमें समझ में आता है कि वो आयनाइजेशन, यानी कि हमने आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी पढ़ लिया है, डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हमें पता ही है, वो तो -13.7 होता है और डिसोसिएशन उनका 0 होता है, आयनाइजेशन उनका 0 होता है। हाइड्रेशन क्या होता है, आपका सॉल्यूशन क्या होता है, और ये सब क्या होता है सर, अगर सॉलिड में ही हाइड्रेशन हो और वाटर के साथ रिएक्ट करके भी सॉलिड ही रहे, सॉलिड में ही हाइड्रेटेड हो, सॉलिड में ही हाइड्रेटेड हो, ठीक है, वो भी हाइड्रेशन ही है, वो भी हाइड्रेशन ही है, क्योंकि उसमें आप एक्वस तो बना नहीं रहे हो, लास्ट में भी सॉलिड में ही रह रहा है, सॉलिड से सॉलिड जा रहे हो आप। जरूरी नहीं है यहां पर पहले वाटर 0 हो, यहां पर इसके बाद भी आप कर सकते हो। आप यही तो पूछ रहे हो कि सर इसके बाद अगर हम 3 वाटर और दे दें इसे, तो ये बन जाएगा MgCl2.5H2O और ये सॉलिड में रहेगा। सो दिस इज अगेन डेल्टा एच नॉट हाइड्रेशन, ये अभी भी हाइड्रेशन ही है, क्योंकि ना तो आपने सॉल्यूशन बनाया है ना ही आपने डाइल्यूशन किया है। डाइल्यूशन तो किसका होता है, सॉलिड का डाइल्यूशन थोड़ी ना होता है, एक्वस का डाइल्यूशन होता है ना, तो सॉलिड का डाइल्यूशन तो मतलब ही नहीं बनता, तो उसे हाइड्रेशन ही बोला जाएगा, क्योंकि कुछ वाटर मॉलिक्यूल आकर के और हाइड्रेटेड हो रहे हैं, हाइड्रेशन हो रहा है, तो हाइड्रेशन ही बोलूंगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो वो टुकड़ों टुकड़ों में हो या फिर एक साथ हो, आप सबको हाइड्रेशन ही बोलना पड़ेगा। इनिशियल और फाइनल स्टेट हाइड्रेशन वाले में दोनों सॉलिड रहती है।
डाइल्यूशन वाले में इनिशियल और फाइनल हमेशा एक्वस रहती हैं, सॉल्यूशन में इनिशियल सॉलिड और फाइनल एक्वस रहती है। समझ में आ गया सबको? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है सबको? यहां तक बातें सबको क्लियर हो गई हैं? अब देखो मैं इसके बाद तुम्हें वो तो अभी नहीं पढ़ा सकता, कौन सा, रेजोनेंस एनर्जी, क्योंकि उसके लिए मुझे कम से कम 15-20 मिनट चाहिए और वो अभी तो टाइम नहीं है हमारे पास। कुछ और जो छोटी चीज जो हम पढ़ सकें इसमें अभी, तो एक ऐसे एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन होती है, एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन भी होती है, ठीक है, तो उसे भी लिख लो फिर, और क्या है, तो कुछ नहीं, खाली बकवास ही है वो भी, और क्या। तो आप क्या लिखोगे उसमें? एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, व्हेन 1 मोल ऑफ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन लिख लेना, फिर कहोगे बोर्ड पे नहीं लिखा। है कुछ नहीं, बस आपको ये भ्रम ना रहे कि सर ने पढ़ाया नहीं है, तो बस उसके लिए पढ़ा दे रहा हूं, वैसे इसका कोई यूज नहीं होने वाला। एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो आप क्या लिखोगे? व्हेन 1 मोल ऑफ, तो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म्ड, तो 1 मोल ऑफ प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म्ड। जैसे कि आपने क्या कर दिया, आपने लिया एक BaSO4, नहीं BaSO4 तो वैसे ही आपका BaCl2 और Na2SO4, BaCl2 एक्वस और Na2SO4 एक्वस। जैसे ही आपने इसको मिलाया तो BaSO4 आपका सॉलिड बन जाएगा और NaCl एक्वस में ही रहेगा। तो ये आपका प्रेसिपिटेट बनने का, 1 मोल प्रेसिपिटेट बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है, आपको ये याद नहीं रखनी, वैसे तो डेल्टा H0 रिएक्शन इसके लिए आपका जो आता है वो आता है -24.27 किलो जूल पर मोल, है ना। इसको हमें याद नहीं रखना डेटा को। तो प्रेसिपिटेशन आपका इस तरीके से होता है। डिहाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज होगी क्या? डिहाइड्रेशन में, बिल्कुल डिहाइड्रेशन में, हाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज होती है, डिहाइड्रेशन में नहीं होती। डिहाइड्रेशन तो उल्टा हुआ ना, डिहाइड्रेशन में तो आपने क्या किया, हाइड्रेशन जब होता है, हाइड्रेशन में स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एनर्जी रिलीज होती है, हाइड्रेशन की एनर्जी होती है। डिहाइड्रेशन तो उसका उल्टा हुआ ना, डिहाइड्रेशन तो वाटर बाहर निकालना हुआ, तो वाटर बाहर निकालने से एनर्जी रिलीज थोड़ी ना होगी, एनर्जी तो लगेगी ना। आप किसी सॉलिड से उसके वाटर बाहर निकाल रहे हो तो हीट दोगे तभी तो लगेगी, तो इसका मतलब उस केस में तो हीट आपको देनी पड़ेगी ना। और हाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज होती है, हाइड्रेशन एनर्जी इज नेगेटिव, डिहाइड्रेशन नेगेटिव इज पॉजिटिव, सॉरी एनर्जी इज पॉजिटिव, है ना। समझ में आ रहा है ना? हाइड्रेशन, और ये पूछ क्या रहे हो, चल क्या रहा है, डिहाइड्रेशन उल्टा होता है, हाइड्रेशन की एनर्जी नेगेटिव होती है, रिलीज होती है, डिहाइड्रेशन पॉजिटिव होता है, सही है। क्योंकि डिहाइड्रेशन का मतलब है आपने वाटर को उससे निकालना है, उससे निकालने के लिए तो फिर आपको एनर्जी, आपको हीट देनी पड़ेगी ना, तो हीट देनी पड़ेगी, जिसका मतलब है पॉजिटिव आएगी, सही है। तो ये हमने 4-5 एनर्जीज आज पढ़ ली हैं, ठीक है। 2 क्लासेस और लगेंगी हमारी इस चैप्टर को खत्म करने में। एक क्लास में हम लोग ऑलमोस्ट सारा पढ़ लेंगे और फिर एक क्लास में हमारा फिर वो जो हीट ऑफ कंबशन कैसे निकालते हैं उस पर हम लोग आएंगे, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो 2 क्लासेस और मान के चलो ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। आप, आई होप आप थर्मोडायनेमिक्स की शीट सॉल्व कर रहे होंगे, तो उसे करते रहना। जैसे ये खत्म होगा हम थर्मोडायनेमिक्स की सेकेंड एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, सही है, बीच में, क्योंकि आपको संडे मिल जाएगा, उस संडे में आप अच्छे से काम कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला, जैसे ये खत्म होगा उससे नेक्स्ट डे मैं थर्मोडायनेमिक्स की जो शीट पेंडिंग है, एक्सरसाइज 2 एटलीस्ट, वो डिस्कस करेंगे हम लोग, जो भी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि उसमें पूछने वाले भी आपके ज्यादा क्वेश्चन होने वाले हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? करते रहना, शीट सॉल्व करते रहना, क्योंकि शीट का डिस्कशन साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पेंडिंग छूट गया तो बहुत दिक्कत होगी, सही है। तो साथ में करते रहना, और जिस दिन डिस्कशन क्लास होती है तो सब लोग क्लास अटेंड किया करो, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी पूछना होता है। क्वेश्चन पूछोगे, देखोगे, है ना, आप खाली बाकियों का ही क्वेश्चन पूछते रह जाओगे। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हैं, जो लाइव नहीं आ पाते हैं किसी रीजन की वजह से। तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको जब भी डिस्कशन क्लास होती है शीट का, अगर आपने शीट कंप्लीट कर रखी है तो उस दिन तो एटलीस्ट आप लाइव आए और उस दिन आप जो भी डाउट होता है उसको डिस्कस करें, क्योंकि हो सकता है
जो बाकी बच्चों ने जो लाइव आ रहे हैं उन्होंने वो डाउट ना पूछा हो, लेकिन आपका वो क्वेश्चन डाउट था, तो आपको फिर पूछना तो पड़ेगा ना। तो पूछने के लिए आप हमेशा रहे, बट फिर भी अगर किसी रीजन से आप नहीं आ पाते हो लाइव, तो आप ग्रुप पे मुझे व्हाट्सएप कर देना वो मैसेज, वो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के। अगर वो डाउट लगता है, आप क्लास बाई चांस किसी वजह से अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो देखो आप पॉसिबिलिटीज होती हैं, कई बार आपके छोटे भाई बहनों की क्लासेस भी चल रही होती हैं, एक फोन होता है घर पे, बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है, नेटवर्क इश्यू आता है, बहुत सारे रीजंस हैं, तो आई विल डेफिनेटली सपोर्ट फॉर दैट, ठीक है। आपको कुछ भी अगर लगता है कि हाँ नहीं हम लोग आ पा रहे हैं, बट फिर भी आपको वो क्लास में डिस्कशन के टाइम पे आप पहले तो उस क्लास के डिस्कशन की वीडियो देखें, उसके बाद वो डिस्कशन में अगर वो क्वेश्चन छूट जाता है जो आपका डाउट था बट क्लास में डिस्कस नहीं हुआ, तो आप उसका फोटो खींचो और ग्रुप पे सेंड करो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। बस यही एक अच्छी चीज है जो हमने आपको प्रोवाइड करी है। शीट डिस्कशन भी ऑनलाइन क्लासेस में हो रहा है, आपका ग्रुप डिस्कशन हमेशा चलता रहता है, हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये चीज आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये आप भी जानते हो, ठीक है। क्लास में ही खाली डिस्कशन होता है और उसमें आपका नंबर आते आते सदियां लग जाती हैं, ठीक है। तो आपके डाउट हमेशा डाउट ही रह जाते हैं और आप कभी भी सीख नहीं पाते हो। बस यही हमारा एक प्लस पॉइंट है कि हम लोग आपके साथ लग करके हर एक डाउट को कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने की, है ना। और शायद ये चीज आपको भी रियलाइज हो रही होगी धीरे धीरे कि हर एक क्वेश्चन का आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और वो सबसे बेस्ट चीज है, ठीक है। क्योंकि क्लास में तो चलो ठीक है हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने आपको ये चीज एक्स्ट्रा एड ऑन करके दी है और डेफिनेटली अच्छा जा रहा है सब कुछ। फिर भी अगर कोई चीज ऐसी लगती है कि जो कमी हो रही है हमारी तरफ से, तो आप बिल्कुल उसके लिए सजेशन दीजिए, ठीक है। उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि हम सर को बताएंगे तो सर को बुरा लगेगा। कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ अपडेट हो सकता है, कुछ भी नई चीज जो एड ऑन हो सकती है जिससे कि हमारा डिस्कशन या क्लास कुछ थोड़ा और इंप्रूव हो सकती है, तो आप अपने जो भी रिव्यूज हैं वो डेफिनेटली दीजिए। आपके रिव्यूज आपके लिए और अच्छे हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आप दीजिए, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके।